जी, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम जनरल टर्म्स ऑफ फार्माकोलॉजी। आज इंशाल्लाह हमारा सेकंड चैप्टर भी लिपन कॉर्ड का कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में हम लोगों ने रिसेप्टर्स डिस्कस किए थे। उससे पहले हम लोगों ने जनरल फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन वगैरह डिस्कस किया था। जिन लोगों ने लेक्चर्स पिछले नहीं लिए तो अगर वो अब ये वाली जो है वीडियो देख रहे हैं तो वो काइंडली लास्ट लेक्चर्स जो है वो भी ले लें। इट विल रियली हेल्प देम। अच्छा, today I am going to discuss about some general terms. That is, first is tachyphylaxis. Actually, tachyphylaxis क्या होता है? Repeated administration of drug. Repeatedly administration of a drug क्या करेगी वो? Diminish the effect diminish कर देती है and receptor becomes desensitized और receptor क्या हो जाता है? Desensitized हो जाता है। रिपीटेडली अगर कोई ड्रग एडमिनिस्टर की जाए और उसके रिजल्ट में जो अफेक्ट आ रहा था वो डिमिनिश हो जाए और रिसेप्टर, उसकी रीज़न क्या हो सकती है कि रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो गया। रिसेप्टर की डिसेंसिटाइजेशन हो सकती है, रिसेप्टर्स इंटरनलाइज हो सकते हैं, उनकी स्क्वेस्ट्रेशन हो सकती है विद इन द साइटोप्लाज्म। उसके रिजल्ट में क्या है, जब रिसेप्टर्स प्रेजेंट ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि वो इंटरनलाइज हो गए हैं, तो एगोनिस्ट बाइंड ही नहीं करेगा और रिस्पॉन्स शो नहीं होगा। और इसकी रीज़न यही होती है कि कॉन्टीन्यूस स्टिमुलेशन अगर मिलती रहे, कॉन्टीन्यूस एगोनिस्ट की बाइंडिंग होती रहे रिसेप्टर्स पे, तो वो आफ्टर सम टाइम एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद जो है इंटरनलाइज कर लेते हैं अपने आप को, या फिर जो है ना वो डिसेंसिटाइज्ड हो जाते हैं। और उस टर्म को हम टेक्कीफाइलेक्सिस कहते हैं, जब रिस्पॉन्स शो नहीं करती ड्रग आफ्टर रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए हम लोगों ने ये बात भी सुनी होगी कि कहते हैं कि अगर स्टार्टिंग के अंदर तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शो कर रही थी, लेकिन अब जैसे ही 1 to 2 मंथ्स गुजरे हैं तो अब ये ड्रग जो है ना वो रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस करी जो पहले कर रही थी। दिस इज़ ड्यू टू टेक्कीफाइलेक्सिस, कि टेक्कीफाइलेक्सिस में भी हो गई हो। रिफ्रैक्टरी पीरियड की अगर हम बात करें तो आफ्टर टेक्कीफाइलेक्सिस पीरियड रिसेप्टर्स रिकवर्ड करते हैं अपने आप को, और वो जो रिकवरी पीरियड होता है ना उसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। और इसमें जो है ना रिसेप्टर्स रेस्ट में होते हैं, अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, लाइक वो रिस्पॉन्ड तो नहीं कर रहे लेकिन ये अपने आप को रिकवर कर रहे होते हैं। तो ये जो रिकवरी पीरियड होता है ये रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। कुछ ड्रग्स जो हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड के लिए। जब कोई ड्रग जो है वो रिस्पॉन्ड ना करे, किसी ड्रग से इफेक्ट ना मिले, तो फिर रिफ्रैक्टरी मेडिकेशंस की तरफ जाते हैं जो रिफ्रैक्टरी पीरियड के लिए स्पेसिफाइड होती हैं, वो रिजर्व्ड होती हैं। उनके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, उनकी प्रोफाइल ऐसी होती है कि उन्हें रिजर्व रखा जाता है। अगर कोई ड्रग काम ना करे तो फिर वो देते हैं, जैसे कि एंटीसाइकोटिक्स में क्लोजापिन है, एंटी एपिलेप्टिक्स में फ्लेबामेट है, इस तरह से। अगर हम एगोनिस्ट की बात करें तो एगोनिस्ट हमारे पास क्या है, और हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस किया, टेक्कीफाइलेक्सिस के बारे में हमने देखा। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि जो है ये क्या इसका नाम है, रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, और अब एगोनिस्ट। एगोनिस्ट एक्चुअली एन एजेंट दैट कैन बाइंड टू द रिसेप्टर एंड एलिसिट द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। एगोनिस्ट वो एजेंट है जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, वो एगोनिस्ट कोई सा भी हो सकता है, रिसेप्टर कोई सा भी हो सकता है। एगोनिस्ट की एफिनिटी जिस रिसेप्टर के साथ होगी वो उसी पे जाके बाइंड करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एगोनिस्ट एसिटाइलकोलिन है, रिसेप्टर निकोटीन है, दोनों की बाइंडिंग हुई, स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन हुई। अगर एगोनिस्ट एसिटाइलकोलिन है और रिसेप्टर मस्क्रेनिक है और हार्ट में प्रेजेंट है तो अल्टीमेटली ब्रेडिकार्डिया हुआ। अगर एगोनिस्ट एसिटाइलकोलिन है और मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स और स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट है तो इंटेस्टाइनल जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो इंक्रीज़ कर गई हैं, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज़ कर जाएंगी। तो इस तरह एगोनिस्ट कौन से टाइप का, रिसेप्टर कौन से टाइप का और उसकी साइट कौन सी है, वो कहाँ प्रेजेंट है, जैसे बाइंडिंग होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स शो होता है। अगर बात करें फुल एगोनिस्ट की, full agonists actually bind to the receptor and produce maximal biological response that mimics the response of endogenous ligand. फुल एगोनिस्ट रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, मैक्सिमल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करता है और मिमिक करता है किसके रिस्पॉन्स को, एंडोजनस लिगेंड के रिस्पॉन्स को। एंडोजनस लिगेंड वो लिगेंड होता है जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। वो न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, वो कोई हार्मोन हो सकता है, नेचुरल सब्सटेंसेस जो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे एंडोजनस लिगेंड कहते हैं। और फुल एगोनिस्ट वो है, वो जो ड्रग जो हमने दी है आउटसाइड सोर्स से दी है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है और मिमिक करती है, कॉपी करती है उस रिस्पॉन्स को जो एंडोजनस लिगेंड ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा है। इसकी एग्जाम्पल फिनाइलेफ्रिन दी हुई है। फिनाइलेफ्रिन जो है हमारे पास एक अल्फा एगोनिस्ट है, अल्फा वन एगोनिस्ट है, और ये मिमिक करता है नोरेपिनेफ्रिन के रिस्पॉन्स को। नोरेपिनेफ्रिन एक एंडोजनस लिगेंड है, न्यूरोट्रांसमीटर है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, वो बाइंड करता है अल्फा एगोनिस्ट। ये अल्फा एगोनिस्ट है ना, वो तो अल्फा रिसेप्टर के साथ नोरेपिनेफ्रिन बाइंड करता है और फिर उसके रिजल्ट में वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, ब्लड प्रेशर रेस करवाता है और नेजल डीकंजेस्टेंट के तौर पर भी एक्ट करता है। अब जो फिनाइलेफ्रिन है, अगर हम लोग वो आउटसाइड सोर्स से दे रहे हैं तो फिर वो भी ऐसी एक्ट करेगी जैसे एपिनेफ्रिन करता है।
फिनाइलेफ्रिन के अगर क्लिनिकल यूज़ की बात करें तो बेसिकली नेजल डीकंजेस्टेंट के तौर पर ही दिया जाता है। ये जो अल्फा एगोनिस्ट है, फिनाइलेफ्रिन हो गया, ऑक्सीमेटाजोलिन हो गया, ये जो है ना अल्फा एगोनिस्ट के तौर पर दिए जाते हैं, ये डीकंजेस्टेंट के तौर पर, नेजल डीकंजेशन के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम इनका जो है ना ब्लड प्रेशर पे भी इफेक्ट है, कुछ हद तक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ करते हैं, बिकॉज ये नोरेपिनेफ्रिन को मिमिक कर रहा है। फुल एगोनिस्ट वो एगोनिस्ट है जो मैक्सिमल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा और बिल्कुल ऐसा ही करेगा जैसे एक एंडोजनस लिगेंड जो ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट है वो कर रहा है। पार्शियल एगोनिस्ट क्या है? पार्शियल एगोनिस्ट हैव एफिकेसी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन फुल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट जो है उसकी एफिकेसी 0 से ज़्यादा होती है लेकिन फुल एगोनिस्ट से कम होती है। अगर हम ये इमेजिन करें कि फुल एगोनिस्ट जो है वो 1 के इक्वल है, तो पार्शियल एगोनिस्ट 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा, 0.5 0.6 कोई भी मतलब इसके दरमियान उसकी वैल्यू हो सकती है। पार्शियल एगोनिस्ट का हमेशा अफेक्ट जो है ना वो फुल एगोनिस्ट से कम ही होता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि अब फुल एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट अगर दोनों प्रेजेंट है और रिसेप्टर एक ही है जिन पर उन दोनों ने बाइंड करना है, अगर पार्शियल एगोनिस्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है या उसकी वो बाइंड कर गया है फुल एगोनिस्ट की बजाय, तो उस केस में फुल एगोनिस्ट ने जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना था वो तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा, तो उस केस में पार्शियल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि जो मैक्सिमल इफेक्ट मिलना था वो नहीं मिल रहा। लेकिन अगर फुल एगोनिस्ट है ही नहीं तो पार्शियल एगोनिस्ट जो है ना जब वो बाइंड कर रहा है तो वो ऑलमोस्ट फुल एगोनिस्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, वो बाइंड करके रिस्पॉन्स शो कर रहा है। तो इस तरह वेरिएशंस आ सकती हैं एगोनिस्ट के प्रेजेंस और एब्सेंस में, लेकिन पार्शियल एगोनिस्ट का हमेशा अफेक्ट जो है वो फुल एगोनिस्ट से कम ही होता है और वो 0 से 1 के दरमियान लाई कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल एरिपिप्राजोल एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है, ये पार्शियल एगोनिस्ट है डोपामिन रिसेप्टर की। अच्छा, जो इन्वर्स एगोनिस्ट होती है, इन्वर्स एगोनिस्ट होता है वो क्या होता है? इसका नाम खुद बता रहा है कि ये एगोनिस्ट से बिल्कुल इन्वर्स काम कर रहा है, इन्वर्स कर रहा है एगोनिस्ट के इफेक्ट को, ठीक है। अनबाउंड जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो इनएक्टिव होते हैं, जो अनबाउंड रिसेप्टर्स होते हैं ना वो इनएक्टिव होते हैं, और जो हमारे पास कोई ड्रग है जब वो बाइंड करती है जाके जो एगोनिस्ट होती है वो उसको एक्टिव कर देती है, ठीक है। अब लेकिन एगोनिस्ट की एब्सेंस में भी जो रिसेप्टर्स होते हैं कुछ इनएक्टिव होते हैं, कुछ फिर भी एक्टिव होते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी कहते हैं। द एक्टिविटी ऑफ द रिसेप्टर्स इन द एब्सेंस ऑफ एगोनिस्ट वो होती है कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी। जब इन्वर्स एगोनिस्ट जाता है ना जाके बाइंड करता है तो रिसेप्टर्स को एक तो जो इनएक्टिव स्टेट है उसको वहीं स्टेबलाइज कर देता है, और जो थोड़ी बहुत कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी है उसको भी डिमिनिश कर देता है, ख़त्म कर देता है, और बिल्कुल ऑपोजिट फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है वो एग्जर्ट करता है। यानी कि अगर एगोनिस्ट ने वेसो कंस्ट्रिक्शन करवानी थी, इन्वर्स एगोनिस्ट डायलेशन करवा रहा है। अगर एगोनिस्ट ने डीकंजेशन करवानी थी तो वो कंजेशन करवा रहा है। अगर एगोनिस्ट ने ब्रोंको डायलेशन करवानी थी तो वो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है। इन्वर्स एगोनिस्ट एग्जर्ट बिल्कुल टोटली ऑपोजिट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और इसकी जो मतलब वैल्यू है ना वो हम लोग नेगेटिव में कंसिडर करते हैं कि ये बिल्कुल ऑपोजिट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और नेगेटिव रिस्पॉन्स जो है वो देता है। अगर एंटागोनिस्ट की बात करें तो एंटागोनिस्ट एक्चुअली डिक्रीज और अपोज द एक्शन ऑफ अनदर ड्रग और एंडोजनस सब्सटेंस। एंटागोनिस्ट क्या करता है? कोई भी दूसरी जो ड्रग है, एंडोजनस सब्सटेंस है, जो एगोनिस्ट है, उसके इफेक्ट को डिक्रीज करता है और अपोज करता है, लेकिन प्रोड्यूस नो इफेक्ट बाय देमसेल्व्स, लेकिन खुद को इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। एंटागोनिस्ट खुद को इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। अब इसके केस में क्या है कि अगर रिसेप्टर्स हैं अनऑक्युपाइड है, अनबाउंड है, एंटागोनिस्ट आया रिसेप्टर पे बाइंड कर लिया, एंटागोनिस्ट ने कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी शो नहीं करनी, कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, लेकिन सिर्फ उसने रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई कर लिया। उसने रिसेप्टर की जो एगोनिस्ट अगर है प्रेजेंट है तो एगोनिस्ट की जो बाइंडिंग है रिसेप्टर पे उसको प्रिवेंट कर दिया, क्योंकि एंटागोनिस्ट जाके बाइंड कर गया। तो एगोनिस्ट ने जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना था वो प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि एंटागोनिस्ट ने ब्लॉक कर दिया रिसेप्टर्स को, और वो बाइंडिंग प्रिवेंट कर रहा है किसकी? एगोनिस्ट की रिसेप्टर्स के ऊपर। एंटागोनिस्ट को हम लोग जो है ना वो जीरो से इसका रिस्पॉन्स जीरो है, क्योंकि कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी शो ही नहीं करता, जीरो रिस्पॉन्स है। लेकिन एगोनिस्ट की प्रेजेंस में जो एगोनिस्ट ने रिस्पॉन्स शो करना था वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो अपोज करता है और डिक्रीज करता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो एगोनिस्ट का है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर नोरेपिनेफ्रिन है, एगोनिस्ट है, और हमारे पास जो है ट्राजोसिन जो है ये हमारे पास अल्फा ब्लॉकर है जो एंटी हाइपरटेंसिव है। अब अल्फ़ा ब्लॉकर जो है हमारे पास ट्राजोसिन, एग्जांपल दे दूँ कि वो जाके रिसेप्टर पे बाइंड कर गया। अब वो जब रिसेप्टर पे बाइंड कर दिया उसने जाके रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, वो कुछ भी नहीं कर रहा, उसने सिर्फ जाके रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। अब जो नोरेपिनेफ्रिन ने अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना था, जो उसने कंस्ट्रिक्शन करवानी थी, जो उसने फर्दर जो है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवाना था, जो फर्दर उसके फंक्शंस होने थे वो परफॉर्म ही नहीं होंगे। जब वो परफॉर्म ही नहीं होंगे तो अल्टीमेटली वेसोडाइलेशन होगी। तो इस तरह एंटागोनिस्ट ब्लॉक कर देता है, खुद को एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन एगोनिस्ट की एक्टिविटी जो है उसको डिक्रीज़ कर देता है, क्योंकि एगोनिस्ट बाइंड ही नहीं कर पाता और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता।
एंटागोनिज्म के अंदर हमारे पास कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म आती है। कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म हमारे पास एंटागोनिज्म वो है जिसमें दोनों एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट एक ही रिसेप्टर के लिए कम्पीट कर रहे हैं। एक ही रिसेप्टर पे दोनों ने बाइंड करना है, दोनों एक ही रिसेप्टर के लिए कम्पीट करेंगे, उसे हम कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म कहेंगे। ठीक है, उसमें ये होता है इंक्रीज ED50 और रिड्यूस पोटेंसी ऑफ एगोनिस्ट। ऐसा है कि एगोनिस्ट की पोटेंसी रिड्यूस हो जाती है कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में। क्यों? क्योंकि अगर एंटागोनिस्ट जाके बाइंड कर गया रिसेप्टर पे, ठीक है, और एगोनिस्ट ने बाइंड करना था लेकिन एगोनिस्ट बाइंड नहीं कर सका, और एगोनिस्ट की फिर हमें कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। जब उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो वो डिस्प्लेस करेगा एंटागोनिस्ट को और खुद जाके बाइंड करेगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा, पोटेंसी रिड्यूस होगी। यानी कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग, जो 4 मिलीग्राम अगर ड्रग है, उसने जो इफेक्ट प्रोड्यूस करना था वो 8 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम पे प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि एंटागोनिज्म आ गया, कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म आ गया। अब उसकी हाई कंसंट्रेशन हमें चाहिए उस जो है एंटागोनिस्ट उसको रिप्लेस करने के लिए। इसलिए जो कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म है उसमें एगोनिस्ट की जो पोटेंसी है वो रिड्यूस कर जाती है। पोटेंसी उतनी ही कम होती जाएगी जितनी जो ड्रग की अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। उतनी ड्रग पोटेंट होती है जितनी ड्रग की कम अमाउंट जो है वो यूटिलाइज हो मैक्सिमल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। अगर किसी ड्रग की 0.25 मिलीग्राम पे मैक्सिमम इफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब वो ड्रग बहुत पोटेंट है। और अगर कोई ड्रग 80 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम दी जा रही है तो उसका मतलब वो ड्रग लेस पोटेंट है। तो ड्रग की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ करनी पड़ी है, इसलिए पोटेंसी जो है वो कम हो जाएगी कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म के केस में। इसकी एग्जांपल ट्राइजोसिन है। एंटी हाइपरटेंसिव हमारे पास एक अल्फा ब्लॉकर है, ये कम्पीट करता है नोरेपिनेफ्रिन के साथ। तो जब ट्राइजोसिन जाके ब्लॉक कर लेगा, नोरेपिनेफ्रिन बाइंड नहीं कर सकेगी। तो ये कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म की एग्जांपल है, क्योंकि दोनों एक ही रिसेप्टर के लिए कम्पीट कर रहे हैं। ये ट्राइजोसिन अल्फा ब्लॉकर है और नोरेपिनेफ्रिन अल्फा एगोनिस्ट है, तो दोनों अल्फा रिसेप्टर्स पे ही बाइंड करते हैं। अगर हम इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट की बात करें तो इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट एक्चुअली बाइंड करते हैं कोवलेंटली विद हाई एफिनिटी टू द रिसेप्टर। कोवलेंटली इनकी बाइंडिंग है रिसेप्टर के साथ और हाई एफिनिटी के साथ बाइंड करते हैं। और जब कोवलेंटली बाइंडिंग होती है तो उससे क्या होता है, इरिवर्सिबल बाइंडिंग उसे कहते हैं। अब ये एंटागोनिस्ट जो है, एगोनिस्ट उस एंटागोनिस्ट को रिप्लेस नहीं करेगा, चाहे इसकी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ हो जाए, ये एंटागोनिस्ट को रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि ये इरिवर्सिबल बाइंडिंग है, कोवलेंटली बाइंडिंग है और इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म होती है। नॉट इंक्रीज ED50, ना पोटेंसी रिड्यूस करेगा ना ED50, बट रिड्यूस एफिकेसी ऑफ एगोनिस्ट। लेकिन एगोनिस्ट की एफिकेसी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि एगोनिस्ट की बाइंडिंग नहीं हो रही है, और जब बाइंडिंग नहीं होगी तो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी, और एंटागोनिस्ट ने जाकर जो है उसको ब्लॉक कर दिया रिसेप्टर को इरिवर्सिबली, इसलिए उसकी जो एफिकेसी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। इसकी एग्जाम्पल फिनॉक्सीबेंजामीन है ऑफ अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 ब्लॉकर। ठीक है, फिनॉक्सीबेंजामीन जो है ये उसकी एग्जाम्पल है अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 ब्लॉकर की। एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करें, एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट हमारे पास कौन से एंटागोनिस्ट होते हैं, ये बाइंड करते हैं साइट पे अदर देन एगोनिस्ट ऑन रिसेप्टर। एक तो रिसेप्टर पे बाइंडिंग साइट है ना एगोनिस्ट की, जिस पे एगोनिस्ट ने बाइंड करना है, एक और बाइंडिंग साइट होती है, उसे एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट कहते हैं हम। अब एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट पे जाके एंटागोनिस्ट बाइंड कर गया, लेकिन जब वो बाइंड एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट पे जाके गया, लेकिन उसने फिर भी इंटरफेयर किया और इनहिबिट कर दिया एक्टिवेशन ऑफ द एगोनिस्ट। एगोनिस्ट किसी और पे बाइंड कर रहा है साइट पे, और जो एंटागोनिस्ट है वो किसी और साइड पे बाइंड कर रहा है, लेकिन फिर भी एक ही रिसेप्टर पे बाइंडिंग है। और वो जो एंटागोनिस्ट है जब एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करता है तो वो रिसेप्टर की जो एक्टिवेशन है जो एगोनिस्ट से होनी है उसको इनहिबिट कर देता है। इसकी एग्जांपल है पिक्रोटॉक्सिन। पिक्रोटॉक्सिन जो है ना हमारे पास एक कन्वल्सेंट होता है, कन्वर्जेंस जो है ना वो कॉज करता है। अब गाबा जो है वो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अब जो रिसेप्टर्स होते हैं जिस पे गाबा एक्ट करता है, अब वो रिसेप्टर है, गाबा उसका एगोनिस्ट है, गाबा ने उस पर एक्ट किया, क्लोराइड चैनल का इन्फ्लक्स करवाएगा, हाइपरपोलराइजेशन करवाएगा, ठीक है, और क्या करवाएगा, इनहिबिटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। ये नेचुरल प्रोसीजर। अगर पिक्रोटॉक्सिन दे दिया, पिक्रोटॉक्सिन उसी गाबा रिसेप्टर पे जाके ही बाइंड करेगा, लेकिन उसकी एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड कर जाएगा। जब वहाँ पे बाइंड करेगा तो जो गाबा की एक्टिवेशन होनी थी रिसेप्टर से, जो गाबा ने रिसेप्टर की एक्टिवेशन करनी थी उसको इनहिबिट कर देगा। जब उसको इनहिबिट कर देगा तो फिर क्या होगा, जो क्लोराइड का इन्फ्लक्स होना था, हाइपरपोलराइजेशन होनी थी, और जो इनहिबिटरी रिस्पॉन्स जो होना था वो नहीं होगा। जब इनहिबिटरी रिस्पॉन्स जो नहीं होगा तो एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, वो ओवर एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इनहिबिटरी रिस्पॉन्स जो है ना वो अंडर एक्टिव हो गया। तो फिर उसके केस में क्या होगा, कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह जो है वो एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट की एग्जांपल हमारे पास पिक्रोटॉक्सिन थी। अगर हम बात करें फंक्शनल एंटागोनिज्म और फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म की, फंक्शनल एंटागोनिज्म और फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म वो एंटागोनिस्ट होते हैं जो ये एंटागोनिज्म शो करते हैं जो सेपरेट रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, डिफरेंट रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, लेकिन जो फंक्शन वो प्रोड्यूस करते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट होता है।
इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो हिस्टामिन है और नॉरएपिनेफ्रिन है। हिस्टामिन जो है वो H1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है ब्रोंकियोल स्मूथ मसल्स के और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करती है, जबकि एपिनेफ्रिन जो है बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करती है ब्रोंकियोल स्मूथ मसल्स के और डायलेशन करती है ब्रोंकियोल्स की। ठीक है, यानी कि दो ड्रग्स हैं जो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म या फंक्शनल एंटागोनिज्म शो कर रही हैं। वो जो दो ड्रग्स हैं वो एक्चुअली क्या कर रही हैं, वो डिफरेंट रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रही हैं और जो फंक्शन प्रोड्यूस कर रही हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे से, वो बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट है। हिस्टामिन जो है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा रही है, जबकि एपिनेफ्रिन जो है ब्रोंको डायलेशन करवा रही है। रिसेप्टर्स भी डिफरेंट है, उन पे एक्ट भी डिफरेंट ड्रग्स कर रही हैं और जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो ऐसी एंटागोनिज्म को हम फंक्शनल एंटागोनिज्म या फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म कहते हैं। अगर हम केमिकल एंटागोनिज्म को देखें तो केमिकल एंटागोनिज्म जो है हमारे पास प्रिवेंट करती है एंटागोनिज्म का एक्शन बाय मॉडिफाइंग द एगोनिस्ट, यानी कि मॉडिफाई कर दे एगोनिस्ट को और फिर एंटागोनिस्ट जो है उसका एक्शन भी प्रिवेंट क्या करेगी, एंटागोनिज्म के एक्शन को बाय मॉडिफाइंग द एगोनिस्ट, एगोनिस्ट को मॉडिफाई कर देती है केमिकल एंटागोनिज्म। अच्छा, एगोनिस्ट को मॉडिफाई कर देती है, ये इस केस में हो सकता है यानी कि अगर एगोनिस्ट है उसकी डोज ज़्यादा है या उसके साइड इफ़ेक्ट्स प्रोनाउंस्ड हो गए हैं, अब उसको बॉडी से एलिमिनेट करना है, तो फिर कोई ऐसा एंटागोनिस्ट दिया जाए जो जाके उसको जो है ना उसके एक्शन को मॉडिफाई करे, उसके साथ बाइंड करे, उसको बॉडी से रिमूव करवाए। इस तरह से इसमें चारकोल भी आ सकती है, हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स हो सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे एग्जांपल प्रोटामिन सल्फेट की दी गई है। ये जो एक केमिकल एंटागोनिस्ट है हेपारिन का, हेपारिन एसिडिक नेचर की होती है, प्रोटामिन सल्फेट बेसिक नेचर का होता है। दोनों कंबाइन करेंगे, एसिड बेस इंट्रैक्शन करेंगे, सोल्ट बना के बॉडी से रिमूव हो जाएगा और इस तरह हेपारिन की अगर टॉक्सिसिटी आ रही थी या ब्लीडिंग के चांसेस थे तो उस तरह उसको ओवरकम किया जाएगा बाय केमिकल एंटागोनिज्म। ग्रेडी डोज रिस्पॉन्स की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जैसे जैसे इंक्रीज़ करती है तो उससे क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो भी इंक्रीज़ करता है। इसमें दो प्रॉपर्टीज़ आती हैं, एक पोटेंसी आती है और एक एफिकेसी आती है। अब पोटेंसी हमारे पास क्या होती है, पोटेंसी एक्चुअली मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग नेसेसरी टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड। वो अमाउंट है ड्रग की जो ज़रूरी है कि एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके, जो रिक्वायर है, गिवन मैग्नीट्यूड का इफेक्ट जो है वो रिक्वायर जितना है वो प्रोड्यूस कर सके। वो अमाउंट ऑफ ड्रग जो रिक्वायर है इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग जो मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर है, वो पोटेंसी होती है। फॉर एग्जांपल, कैंडी सार्टिन 4 मिलीग्राम मोर पोटेंट देन इर्बी सार्टिन 32 मिलीग्राम। कैंडी सार्टिन जो 4 मिलीग्राम है वो इर्बी सार्टिन 32 मिलीग्राम से बहुत पोटेंट है, क्योंकि कैंडी सार्टिन भी वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो इर्बी सार्टिन कर रहा है, लेकिन एक की जो है स्मॉल डोज रिक्वायर है और एक की हाई डोज रिक्वायर है। जो स्मॉल डोज पे वो इफेक्ट प्रोड्यूस करे इट मीन्स इट्स मोर पोटेंट। ठीक हो गया। अगर हम बात करें एफिकेसी की और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की, तो एबिलिटी ऑफ ड्रग टू एलिसिट रिस्पॉन्स व्हेन इट इंट्रैक्ट विद द रिसेप्टर। किसी भी ड्रग की एबिलिटी रिस्पॉन्स एलिसिट करने की जब ये रिसेप्टर के साथ इंट्रैक्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी शो करी है और एफिकेसी शो करी है, क्योंकि जब वो ड्रग रिसेप्टर के साथ इंट्रैक्ट करेगी डिफरेंट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज शो करेगी और अल्टीमेटली इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। एफिनिटी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन लिगेंड एंड रिसेप्टर। लिगेंड और रिसेप्टर के दरमियान जो इंट्रैक्शन की स्ट्रेंथ है ना वो एफिनिटी है। जितनी हाई एफिनिटी होगी उतनी अच्छी इंट्रैक्शन होगी लिगेंड और रिसेप्टर में और अल्टीमेटली उतना अच्छा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। EC50 हमारे पास क्या है, कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग दैट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स इक्वल टू 50% ऑफ द मैक्सिमल रिस्पॉन्स। EC50 हमारे पास वो ड्रग की कंसनट्रेशन है जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे इतना कि वो मैक्सिमल रिस्पॉन्स का 50% के इक्वल हो। तो वो हमारे पास पोटेंसी के लिए भी हम लोग की टर्म, क्योंकि मैंने बात की थी अगर पोटेंसी डिक्रीज़ होगी तो EC50 इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो अगर ज़्यादा ड्रग रिक्वायर हो गया तो फिर उसका जो ग्राफ है उसकी जो एक वेरिएशंस है वो ज़्यादा हो जाएगी EC50 की, ज़्यादा टाइम लेगा मैक्सिमल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, यूज्ड फॉर पोटेंसी ये होता है और EC50 हमारे पास वो ड्रग की कंसनट्रेशन रिक्वायर है जो मैक्सिमल इफेक्ट का 50% प्रोड्यूस करिए। अब क्वांटल डोज रिस्पॉन्स हमारे पास क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ डोज ऑन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट रिस्पॉन्स। डोज का इन्फ्लुएंस एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन पे जो क्या करे, रिस्पॉन्ड करे उस डोज को, तो हम उसे क्या कहते हैं, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स, कि इस डोज पे इतनी प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ने क्या किया है, रिस्पॉन्ड किया, दैट इज क्वांटल डोज रिस्पॉन्स। और फॉर एवरी इंडिविजुअल इट अकर्स और नॉट, और डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग लाइक वेरिएशंस आ सकती है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कोमोर्बिडिटीज़ हैं और बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो वेरिएशन आ सकती हैं कुछ प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, बट जो स्पेसिफिक प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन उस डोज पे जो है ना वो रिस्पॉन्स शो करे तो हमारे पास क्वांटल डोज रिस्पॉन्स है। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने अभी तक देख लिया टैकीफाइलैक्सिस क्या होता है और एगोनिस्ट क्या होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, फुल एगोनिस्ट क्या होता है, पार्शियल एगोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, कॉम्पिटिटिव,
irreversible, allosteric, functional antagonism, chemical antagonism, graded dose response, potency, efficacy, affinity, quantal dose response. अब हमारे पास ये लास्ट है, दैट इज थेराप्यूटिक इंडेक्स. Therapeutic index actually is the ratio of the dose that produce toxicity to the dose produce clinical effect. ये रेशो है उस डोज की जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करे 50% ऑफ द पॉपुलेशन में, ठीक है, और उस डोज की जो मैक्सिमल इफेक्ट और एफिकेसी प्रोड्यूस करे 50% ऑफ द पॉपुलेशन में. लेकिन थेराप्यूटिक इंडेक्स इक्वल्स टू TD50 ओवर ED50. TD50 का मतलब है यानी कि वो टॉक्सिक डोज जिस पे 50% ऑफ द पॉपुलेशन के लिए जो टॉक्सिक है, यानी कि वो डोज जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन में टॉक्सिसिटी शो करे. और ED50 का मतलब है वो डोज जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन में एफिकेसी शो करे. ये हमारे पास क्या है, थेराप्यूटिक इंडेक्स. इसकी रेशियो क्या है, थेराप्यूटिक इंडेक्स. थेराप्यूटिक इंडेक्स हमारे पास लाइक एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, एक वैल्यू प्रोवाइड करेगी ना हमें, एक सेफ्टी मार्जिन का पता चलता है हमें कि थेराप्यूटिक जो विंडो है वो लार्ज होगी, वो नैरो होगी. जो ड्रग होगी उसको थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग रिक्वायर है, नहीं रिक्वायर है, उसकी डोजेज एडजस्टमेंट्स फर्दर कैसे करनी है. मतलब इस तरह से जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है आपको एक इंडिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है थेराप्यूटिक विंडो के हवाले से. अब अगर एक ड्रग है उसकी टॉक्सिक डोज 500 मिलीग्राम है, जबकि उसकी जो थेराप्यूटिक डोज़ है वो हमारे पास 10 मिलीग्राम है. तो 10 अगर 500 से अगर हम डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो है ना ये 50 के करीब इसका आएगा थेराप्यूटिक इंडेक्स. तो बात यह है कि अगर जितनी टॉक्सिक डोज एक हाई होगी और जितनी थेराप्यूटिक डोज जो है कम होगी, दरमियान में जो मार्जिन है वो ज़्यादा आएगा. इसका मतलब थेराप्यूटिक विंडो जो है वो लार्ज होगी, ब्रॉड होगी, ठीक है. पेनिसिलिन का तो 100 आई थिंक सो. और जो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनकी टॉक्सिक और थेराप्यूटिक डोज में बहुत कम डिफरेंस है. फॉर एग्जांपल अगर थेराप्यूटिक डोज 3 मिलीग्राम है और टॉक्सिक डोज उसकी जो है वो 15 मिलीग्राम है, तो एक 5 ही बहुत माइनर डिजिट. तो उसमें ये होगा कि उसकी थेराप्यूटिक विंडो जो है वो बहुत नैरो होगी. तो फिर इस ऐसे ड्रग्स को थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग रिक्वायर होती है. इस तरह से जो है ना वो थेराप्यूटिक इंडेक्स हमें मेजरमेंट प्रोवाइड करता है थेराप्यूटिक विंडो के हवाले से कि वो लार्ज है या वो नैरो है. और इसकी एग्जांपल्स वारफरीन और डाइजॉक्सिन है जिनका स्मॉल थेराप्यूटिक इंडेक्स है, और पेनिसिलिन्स हैं जो लार्ज थेराप्यूटिक इंडेक्स शो करती हैं. तो आज हमारा सेकंड चैप्टर भी लिपन कोड का जो है वो कंप्लीट हो गया. इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट टाइम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे. आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट ले सकें. और कोई क्यूरी हो काइंडली मुझे बता दीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.